दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत लंबे समय से प्रोजेक्ट 75I सबमरीनों को लेके लगातार मुशक्कत कर रहा है। बेसिकली प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत भारत को एक ऐसा सबमरीन चाहिए जिसमें कई तरीके के आधुनिक टेक्नोलॉजी होना चाहिए और दोस्तों यही डिमांड भारत के लिए ये सबमरीनों के प्रोजेक्ट को लगातार डिले भी कर रहा है और अन्य देशों के कंपनियों को भी सबमरीन प्रोजेक्ट से अपने आप को दूर होने पे मजबूर कर रहा है। पर क्या आप लोगों को पता है कि भारत के सामने एक ऐसा ऑप्शन भी है जिसके अंतर्गत अगर भारत आगे बढ़ता तो शायद भारत को इस तरीके के चैलेंजेस का सामना करना नहीं पड़ता। दोस्तों मैं यहाँ पे जापान के तरफ से निर्माण किया हुआ सबमरीनों का बात कर रहा हूँ क्योंकि जापान के ये सबमरीन ऐसा सबमरीन है जो भारत के सभी डिमांडों को मतलब सभी तरीके के आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ है। तो दोस्तों बेसिकली अगर देखा जाए तो प्रोजेक्ट 75I सबमरीनों को लेके लंबे डिले के बाद अब बताया जा रहा है कि भारत और जर्मनी के बीच में सबमरीनों के गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील को लेके चर्चा हो रहा है। पर अगर दोस्तों भारत इस चर्चा को जर्मनी के जगह में जापान के साथ आगे बढ़ाता तो शायद इतना लंबा डिले ना होता, बल्कि इससे पहले ही भारत को प्रोजेक्ट 75I का सबमरीन भी मिल गया होता और जर्मनी के मुकाबले में शायद और अधिक ताकतवर सबमरीन मिल गया होता। अब दोस्तों प्रोजेक्ट 75I सबमरीन का जो सबसे बड़ा मुश्किल है वो है इसमें भारत की तरफ से रखा गया शर्त। रिपोर्ट के मुताबिक भारत एक टेक्नोलॉजिकल ऐसा एडवांस सबमरीन चाहता है जिसमें कि आधुनिक जमाने के सभी तरीके के टेक्नोलॉजी हो और सबमरीन पानी के नीचे लंबे समय तक रहने के लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टमों का इस्तेमाल करे। भारत को एक नया जनरेशन का ऐसा सबमरीन चाहिए जिसमें ऑलरेडी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टमों का इस्तेमाल हो रहा हो और साथ ही साथ वो सबमरीन टेस्टेड भी हो। और दोस्तों इन्हीं कारणों की वजह से बताया जाता है कि सबमरीनों के प्रोजेक्ट से रशिया और फ्रांस जैसे देश अपने आप को विड्रॉल कर लिया क्योंकि इन दोनों देशों के पास अपने खुद के ऐसे ऑपरेशनल सबमरीन नहीं है जिसमें कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम पहले से काम कर रहा हो। पर दोस्तों अगर भारत जापान के साथ आगे बढ़ता तो भारत को इस तरीके का चुनौती नहीं आता क्योंकि दोस्तों जापान के पास जो सोरियो क्लास और टाइगी क्लास के सबमरीन हैं। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आज से कई साल पहले ही जापान के द्वारा सोरियो क्लास के सबमरीन के रूप में एक ऐसे सबमरीन को बनाया जा चुका है जो कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम और लिथियम आयन बैटरी से लैस हो। इवन दोस्तों जापान के सोरियो क्लास सबमरीन असल में दुनिया का पहला ऐसा सबमरीन है जिसमें लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया गया और इसके बाद जापान के द्वारा और ताकतवर सबमरीन के रूप में टाइगी क्लास के सबमरीन का डेवलपमेंट किया गया है जिनमें कि बताया जाता है कि 2 सबमरीन फिलहाल जापान के बेड़े में एक्टिव भी है। दोस्तों टाइगी क्लास के सबमरीन भी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम और लिथियम आयन जैसे बैटरी से लैस है। और मजे की बात यह है कि भारत भी अपने प्रोजेक्ट 75I सबमरीनों में यही 2 टेक्नोलॉजी चाहता है। हालांकि दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि भारत और जापान के बीच में एक समय तक प्रोजेक्ट 75I को लेकर भी बातचीत किया जा रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015-16 तक तो भारत और जापान के बीच में ये बातचीत चल रहा था और जापान प्रोजेक्ट 75I में पार्टिसिपेट करने को लेकर तैयार भी था और एक तरीके से जापान के द्वारा प्रोजेक्ट 75I के लिए सोरियो क्लास के सबमरीनों को भी प्रस्तावित रखा गया था। पर कुछ कारणों की वजह से बताया जाता है कि साल 2015 के बाद जापान के द्वारा इस प्रस्ताव को विड्रॉल कर लिया गया। मतलब जापान वो पहला देश है जो प्रोजेक्ट 75I से अपने आप को विड्रॉल किया। पर दोस्तों इसके पीछे कारण क्या है इसके बारे में तो अब तक खुलासा नहीं हुआ, लेकिन कुछ जगहों में कहा जाता है कि जापान के कुछ ऐसे नियम है जिसकी वजह से जापान ऐसे सबमरीनों के प्रोजेक्ट में आगे नहीं बढ़ सका। बेसिकली दोस्तों बताया जाता है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त हुआ था और जापान को इसमें हार मिला था और अमेरिका के सामने जापान को सरेंडर डॉक्यूमेंट में हस्ताक्षर करना पड़ा था, तब जापान में कुछ नियम बना या फिर जापान को कुछ नियमों के लिए मजबूर किया गया जिसके अंतर्गत जापान अपने फोर्सेस को ज्यादा बड़ा नहीं रख सकता और अन्य देशों को ऑफेंसिव हथियारों का एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। और दोस्तों इन्हीं कारणों की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने में जो देश हथियारों के इतना बड़ा मैन्युफैक्चरर था और इतने ताकतवर तरीन हथियारों का निर्माण करता था, वो बीते 70 साल में हथियारों का एक्सपोर्ट कभी भी नहीं किया और अपने बेड़े में भी किसी भी तरीके का कोई ऑफेंसिव हथियार नहीं रखा। हालांकि दोस्तों साल 2015 और साल 2023 में अब काफी सारे बदलाव आ चुका है और बताया जा रहा है कि अब जापान अपने हथियारों के एक्सपोर्ट को लेके तैयार है और जापान में इन नियमों को भी बदला गया है जिसके बाद अब जापान अपने हथियारों को अपने कुछ पड़ोसी देशों को एक्सपोर्ट करने को लेके भी तैयार है और कुछ एलाई देशों को भी जापान बेचना चाहता है जिनमें भारत शामिल है। रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि जापान भारत के साथ मिसाइल, टैंक और कई तरीके के एयरक्राफ्टों के मामले में कोलैबोरेशन करना चाहता है और दोस्तों इन नियमों को हटाने के बाद ही जापान ब्रिटेन जैसे देश के साथ 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट प्रोग्राम में जुड़ सका है। अब दोस्तों नियम हट गया तो भारत के लिए भी रास्ता साफ हो गया और दूसरी तरफ जापान खुद ही भारत को हथियार एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो ऐसे में अगर भारत चाहेगा तो फिर से जापान के साथ सबमरीनों को लेके बातचीत शुरू हो सकता है। पर यहाँ पे दोस्तों अब तक ऐसा कोई खबर नहीं है जिसमें कि हम ये कह सके कि जापान और भारत के बीच में सबमरीनों को लेके बातचीत हो रहा है
या नियर फ्यूचर में बातचीत हो सकता है। पर आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जापान असल में भारत के साथ अपने डिफेंस रिलेशनशिप या फिर कहे तो डिफेंस एक्सपोर्ट को इसीलिए बढ़ाना चाहता है क्योंकि जापान के लिए चाइना एक बड़ा खतरा है और जापान को यह भी पता है कि चाइना को काउंटर करने के लिए अगर कोई देश जापान का सबसे बड़ा मददगार हो सकता है तो वो है भारत। अब दोस्तों बात यह है कि जापान के सोरियो क्लास के सबमरीन और टाइगी क्लास के सबमरीन क्या सच में भारत की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। बेसिकली दोस्तों अगर देखा जाए तो सोरियो क्लास के जो सबमरीन है इसे साल 2009 में जापान के बेड़े में शामिल किया गया है और अब तक करीबन ऐसे 12 जहाजों को बना के जापान के नेवी में शामिल किया जा चुका है। यह सबमरीन करीबन 2900 टन से लेकर 4200 टन का है और इसका लंबाई 84 मीटर मतलब 275 फीट और चौड़ाई 9.1 मीटर मतलब 29 फीट 10 इंच है। इसका ड्रॉट करीबन 8.5 मीटर मतलब 27 फीट 11 इंच है। तो वहीं पे दोस्तों इसमें प्रोपल्शन के रूप में एक शाफ्ट और दो कावासाकी 12V 25/25 SB टाइप डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया है और 4 कावासाकी V4 275R स्टर्लिंग इंजन का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसका कुल क्षमता सरफेस में करीबन 3900 हॉर्स पावर और पानी के नीचे करीबन 8000 हॉर्स पावर है। दोस्तों ये जो सबमरीन है ये पानी के ऊपर 24 किलोमीटर पर आवर और पानी के नीचे 37 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार में आगे बढ़ सकता है। और रेंज को देखा जाए तो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ इसका पानी के नीचे रेंज करीबन 6100 नॉटिकल माइल मतलब 11300 किलोमीटर। तो वहीं पे एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ इसका रफ्तार 6.5 नॉट मतलब 12 किलोमीटर पर आवर है। दोस्तों इस सबमरीन को ऑपरेट करने के लिए केवल मात्र 65 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है। और हथियार को अगर देखा जाए तो इसमें 6 टॉर्पेडो ट्यूब का इस्तेमाल किया गया है जो कि 533 मिलीमीटर के टाइप 89 टॉर्पेडो के अलावा माइन और हार्पून मिसाइलों को दाग सकता है। और दोस्तों बताया जाता है कि रीलोड को पोजीशन में इसमें करीबन 30 टॉर्पेडो को लगाया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर ताइगे क्लास के सबमरीनों को देखा जाए तो ये सोरियो क्लास के सबमरीन के सक्सेसर है और दोस्तों साल 2018 से इसका निर्माण शुरू किया गया है और अब तक ऐसे 2 सबमरीन बनाया जा चुका है। हालांकि 7 सबमरीनों का प्लान है और बताया जाता है कि करीबन और 3 सबमरीनों के प्रोडक्शन चल रहा है। टाइगी क्लास के सबमरीनों को देखा जाए तो ये सबमरीन 3000 टन के भारी भरकम सबमरीन है और इसका लंबाई भी सोरियो क्लास के जैसे 84 मीटर मतलब 275 फीट और चौड़ाई 9.1 मीटर मतलब 29 फीट 10 इंच है और इसका ड्रॉट 10.4 मीटर मतलब 34 इंच है। हालांकि इसे ऑपरेट करने के लिए 70 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये सोरियो क्लास के ही डिजाइन पे बना हुआ है, लेकिन इसमें कई तरीके के बदलाव खास करके टेक्नोलॉजिकल बदलाव किया गया है, जिनमें बताया जाता है कि एक ताकतवर तरीन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम और इसमें कई तरीके के फ्यूचरिस्टिक पावर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। और दोस्तों ये जो सबमरीन है ये पहले के सबमरीन के मुकाबले में और अधिक साइलेंट है, मतलब इसके स्टेल्थ फीचर को भी बढ़ाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये भी सोरियो क्लास के जैसे 6 टॉर्पेडो ट्यूब से लैस है, जिसके द्वारा टॉर्पेडो के अलावा हार्पून मिसाइलों को दागा जा सकता है। पर दोस्तों इसके जो दूसरा सबसे बड़ा ताकतवर हिस्सा है वो है इसके लिथियम आयन बैटरी, जो कि सबमरीन के कम से कम जगह में स्टोर हो सकता है और दूसरी तरफ ये कम से कम हीट जनरेट करता है और ज्यादा से ज्यादा पावर स्टोरेज कर सकता है। मतलब लिथियम आयन बैटरी ही इसके स्टेल्थ फीचर का एक बहुत बड़ा कारण है, जबकि दूसरी तरफ एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टमों के कारण बताया जाता है कि ये जो सबमरीन है ये पानी के नीचे हफ्तों तक मतलब करीब 3 हफ्ते तक रहने में सक्षम है, जो कि एक तरीके से जापान के न्यूक्लियर पावर सबमरीनों की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। दोस्तों देखा जाए तो इन सबमरीनों के पास भारत के जरूरतों को पूरा करने का सभी क्षमता है, लेकिन जापान फिलहाल ऐसे सबमरीनों को लेकर भारत के साथ डील करेगा या नहीं करेगा ये फिलहाल सवाल बना हुआ है। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो लंबे डिले के बाद अब प्रोजेक्ट 75I को लेकर थोड़ा बहुत काम तो हो ही रहा है, जिसके कारण आज भारत और जर्मनी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंतर्गत भी बातचीत कर रहा है। तो वहीं पे स्पेन और साउथ कोरिया के तरफ से भी प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत भारत के सामने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंतर्गत अपने प्रस्तावों को रखा जा रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत को जापान के साथ सबमरीनों को लेकर बातचीत आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।